तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो एक अलग टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ये हमारे एक भाई हैं, परवेज भाई। ये अभी इंडिया से आए हैं। फिलहाल करंट सिचुएशन में इन्होंने जॉब सर्च की है। तो इनसे कुछ क्वेश्चन है जो काफ़ी नए स्टूडेंट के रहते हैं, वो इनसे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये अपना जो भी जनवन तक अभी जो चल रहा है 2026 के अंदर, वो पूरा अपना बताएंगे। इसी हिसाब से तुम प्लानिंग कर सकते हो अगर तुम्हें आना है या नहीं आना है। तो कैसे हो परवेज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ यार। 15-20 दिन तो बड़ा स्ट्रगल किया था यहाँ पे, बट अभी थोड़ा लग रहा है कि ठीक है। हाँ, अभी फिलहाल इनको जॉब मिल गई है, तो ये अपने बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसे कैसे इनका स्ट्रगल है। सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बता दें। जैसा कि आपने बताया, नाम परवेज आलम है। हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मेवात में हूँ से। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी किया था शारदा यूनिवर्सिटी से 2022 में। उसके बाद 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एज हॉस्पिटल बीएल के मैक्स हॉस्पिटल। हाँ, फिर साथ में बीफार्म भी किया है, जैसे कि चलता है सब। सही है। लेटरल एंट्री से वो भी अभी होने वाला है, बस लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, 1-2 महीने में हो जाएगा। तो उसके बाद पिछले 3-4 महीने से डीएचसी की प्रिपरेशन की। एक बार सही बताऊं तो वो डीओएच दिया था, पहले ट्राई किया था, उसमें मैं फेल हो गया था। अच्छा, नहीं हुआ था। फिर उसके बाद अपने डीएचए की तैयारी की। फिर से उसके बाद डीएचए की तैयारी किया। दोनों की सेम ही है, बट डीओएच में थोड़े जो ऑप्शन आते हैं वो कंफ्यूज करते हैं। ऑप्शन दोनों का लेवल भी टफ है, थोड़ा सा टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने डीएचए एग्जाम कब क्लियर किया, कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया था, किस डेट को दिया था आपने, और कब आप इधर आए यूएई के अंदर? यूएई के अंदर आया था मैं 26 मार्च। और एग्जाम कब दिया था आपने? 11 मार्च। 11 मार्च मतलब अभी फिलहाल ही में दिया है, अभी मई चल रहा है। और उसके बाद आपने इधर आ गए थे। आपको 15 दिन हो गए हैं लगभग। हाँ, 15 दिन से 15 दिन के करीब हो गए। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि आपने स्टे कहाँ पे किया था सबसे पहले में, और आपने क्या तरीके से जॉब सर्च किया, किस किस तरीके से आपने जॉब सर्च किया, जिस तरह से जॉब मिलती है। देखो, मैंने डीएचए दिया था, मेरा टारगेट सबसे पहले आप इधर। अच्छा, आप दुबई में आके रुके थे? हाँ, दुबई में ही रहना चाह रहा था, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक नॉन था, कजिन, उसकी हेल्प से मुझे बेड स्पेस मिल गया। लेकिन बेड स्पेस किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। 400 दिरहम, 500 दिरहम, 600 दिरहम में कहीं भी मिल जाएगा। वो तो आपके घर जान पहचान भी नहीं है, बस आप इधर आ गए, पैसे भी नहीं है तो भी पैसे हैं तो आपको बेड स्पेस मिल जाता है। तो रहने की कोई दिक्कत नहीं होती है फिलहाल। जैसे बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं कहाँ रुकूंगा, किसके पास रुकूंगा, मेरा कोई जानने वाला नहीं है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप रात के 2 बजे भी आए हैं तो आपको बेड स्पेस मिल जाएगा। आप आराम से कहीं पे भी सो सकते हैं पैसे देके, ठीक है। उसके बाद आपने जॉब किस तरह से सर्च किया, आपने क्या तरीके, आपने ऑनलाइन या फिजिकली जाके ज्यादा सर्च किया क्या? देखो, सबसे पहले तो मैंने टारगेट किया जो जितनी भी ये बिग फार्मेसी है ना, चैन फार्मेसी, लाइक लाइफ फार्मेसी, एस्टर फार्मेसी, विंसेंट मेडेक्स, लॉट ऑफ फार्मेसी हियर। तो उन सभी फार्मेसियों पे मैंने विजिट भी किया पर्सनली। बट विजिट करने से मुझे लगता है कि कोई फायदा मुझे तो मिला नहीं। हो सकता है किसी को मिल गया हो, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है। उन्होंने वहां पे जैसे हेड ऑफिस जाता हूँ तो वो एक ईमेल दे देते हैं कि यहाँ पे जाके आप मेल कर दो। जो लाइव बिग चेन फार्मेसी होती हैं वो अपने एक ईमेल देते हैं। आप वो ईमेल करेंगे, उस पर डेली आप रिज्यूम सेंड करेंगे तो एचआर के पास जाती हैं। तो वो शॉर्ट लिस्टेड करता है कि किसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। तो उसमें बहुत कम चांसेस रहते हैं। यहाँ का दुबई का मुझे सबसे खराब रूल लगा ये कि हम लोग मेल कर देते हैं उनको, वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, नहीं करते कोई रिप्लाई नहीं। 10 दिन 15 दिन वेट ही करते रहे। बाकी कंट्रियों में ऐसा नहीं है। आप कहीं और जगह करते हो किसी भी कंट्री में, तो वो आपको रिप्लाई करते हैं कि आप हमारे क्राइटेरिया से मीट नहीं करते, या जो भी है व्हाटएवर। असल में क्या है ना, बंदा बैठा है। अलग कंट्री में इतने एप्लीकेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे एप्लीकेंट की भरमार है, एक एक पोस्ट पे। अभी की जो सिचुएशन हिसाब है, आप बता रहे हैं आप असिस्टेंट फार्मासिस्ट हैं, तो 2000, 200, 300 ऐसा डेली के स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, डेली हम देखते रहते हैं। अच्छा, तो बाकी आपने जब आप बोल रहे हैं कि मैंने फिजिकली जाके भी कोई फायदा नहीं, तो किस तरह का ऑनलाइन में ही आपको मिला था ये जो आपको मिली है जॉब, या फिजिकली जाके मिला था? सबसे पहले मैंने चैन फार्मेसी को कवर किया। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन 4 दिन में विजिट करता रहा। एक एरिया कवर कर लिया, जैसे अलकरामा में गूगल मैप पे सर्च किया केमिस्ट्री,
वहाँ की सारी केमिस्ट आ जाती हैं, उन सब पे विजिट किया। फिर हर दिन 2-2 एरिया टारगेट करता था, अकबर दुबई जैसे अल करामा, एक दिन में शारजा भी गया, ऑलमोस्ट एक दिन अजमान भी गया, एक दिन गया। वहां पे मैं इसलिए भी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैंने DHA से MOH कन्वर्ट नहीं कराया था, उसमें भी पैसा लगता। मैंने सोचा कि उसका पैसा बच जाएगा, यहीं जो मिल जाएगी तो थोड़ा यहाँ सैलरी भी ठीक होता है। लेकिन फिर पता चला कि यहाँ भी कुछ खास सैलरी तो है नहीं, अभी सिचुएशन बहुत खराब है असिस्टेंट फार्मेसिस्ट। तो फिलहाल अभी आपको और की वजह से आपको जो जॉब मिला है वो फिजिकली सर्च करके मिला है? नहीं, फिजिकली सर्च करके नहीं, ऑनलाइन ही मिला है। अच्छा, आपके पास ऑनलाइन ईमेल आया था तो आप वहां गए? मुझे जहाँ तक आइडिया है कि जो आप लोगों के ग्रुप से मैं ज्वाइन हूँ, वहाँ पे मैंने व्हाट्सएप पे अपना रिज्यूम भेजा था तो मुझे कॉल आया। हाँ, तो वो रिज्यूम, वो उसका बेनिफिट मैं मानता हूँ कि आप लोग ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सभी के लिए बहुत हेल्प मिलती है उससे सच में। उसके थ्रू ही शायद मुझे आया था, मुझे नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन ही आया था। हाँ, वो उसका तरीका यही है, जब आप इधर आए थे तो आपको यूए का नंबर मिल गया होगा, तो यूए के कॉन्टेक्ट नंबर से रिस्पांस आता है, क्योंकि वैकेंसी जहाँ होती है वहाँ आता है। अभी कुछ लोग इंडिया से अप्लाई करते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि रिस्पांस नहीं आ रहा। असल में जैसे आप व्हाट्सएप खोलेंगे, आपके पास इंडियन नंबर से अगर मैसेज आया रहेगा तो आप नहीं देखते हो बिल्कुल। एज ए HR मैं बता रहा हूँ आपको, आपका अगर यूए का नंबर है, आपने बताया कि एज अ फॉर असिस्टेंट फार्मासिस्ट, एप्लीकेशन फॉर असिस्टेंट फार्मासिस्ट, तो वो आपका रिज्यूम खोल के देखेंगे। अगर उनका क्राइटेरिया मैच होगा तो वो लाजिम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हम आपकी सैलरी के बारे में तो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन जो अभी करंट सैलरी चल रही है, कोई बात नहीं, जो भी है असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जो सैलरी चल रही है, और आप अपनी भी बता दें अगर बताना चाह रहे हैं तो अभी क्या रेंज चल रही है दुबई के अंदर DHA के बाद, ताकि सभी स्टूडेंट को पता लग जाए कि क्या करंट सैलरी चल रही है। देखो, मैं दुबई, असल में मुझे एज ए फार्मासिस्ट बाहर ही वर्क करना था, अपनी कंट्री में नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं है। तो मैंने सोचा कि पहले दुबई 2-3 साल पैसा करके फिर कोई और कंट्री देख लेंगे। तो मैं पिछले 2-3 साल से ट्रेक कर रहा था। यहाँ की सैलरी ठीक थी, असिस्टेंट फार्मासिस्ट की 3 to 4,000 के बीच में थी, और फार्मासिस्ट की 4 से 5,000। अब इन 3-4 सालों में इतने फार्मासिस्ट आए, लगता है यहाँ पे एकदम से सिचुएशन जैसा हो गया है। अभी करंट में सैलरी जो चल रही है, मतलब रमजान के मिड में भी सैलरी 2500 दिरहम मिनिमम थी असिस्टेंट फार्मासिस्ट की, 2500 मिनिमम थी। किसी को 3,000, 2,800, 2,900 इतनी मिल रही थी। अभी सैलरी हो गई है 2,000 मिनिमम। ये सैलरी हम लोगों ने ही की है। तो काफी सिचुएशन थोड़ी ऐसी हो गई कि अभी 2,000, लेकिन अभी अगर थोड़ा आप सर्च करते हैं, थोड़ा अगर बातचीत करते हैं तो 2,500 कहीं पे भी मिल जाता है इजीली। बिल्कुल मिल जाए। और अरे 2,000 तो कहीं कहीं पे ही है, बाकी अभी भी 2,500, 2,600, 2,700, 2,800 इतने तक भी हो रहा है। लेकिन दुबई में ये सैलरी बहुत कम है, बहुत कम। अब मैं सभी लोगों को भी बताना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं ये लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि आप अपनी क्या एडवाइस देना चाहते हैं नए स्टूडेंट के लिए, वो आप अपनी एडवाइस रख दें ताकि वो उसी के हिसाब से सोच सकें। मेरी एडवाइस यही है कि आप एज असिस्टेंट फार्मासिस्ट यहाँ पे मत आओ। ज्यादा ग्रोथ नहीं है, ज्यादा सैलरी भी नहीं है। आप अगर फार्मासिस्ट हो तो आपके लिए अच्छा है। एंट्री लेवल पे जो अभी मेरा एक फ्रेंड लगा था 3,500 दिरहम, तो ठीक ठाक सैलरी है। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा, हो सकता है हॉस्पिटल में मिल जाए। तो यहाँ पे ग्रोथ है फार्मासिस्ट का, लेकिन असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे बहुत कम अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम। हाँ, अभी के सिचुएशन के हिसाब से शारजा और अजमान में बहुत है, लेकिन दुबई में ना के बराबर है। शारजा अजमान में काफी है। हाँ, तो असिस्टेंट फार्मासिस्ट यानी जो डी फार्म वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यही एडवाइस है, अगर वो DHA एग्जाम दे रहे हैं तो उसको MOH में कन्वर्ट कराएं, उसी के बाद आपको जॉब मिल जाएगा। 2,500 स्टार्टिंग सभी का यही है। बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, 1 आध साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं धीरे धीरे आगे जाके इन फ्यूचर। लेकिन दुबई के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो दुबई के हिसाब से डिप्लोमा वाले जो असिस्टेंट फार्मासिस्ट हैं उनके लिए बहुत कम वैल्यू है। बेटर ये है कि आप ट्राई ना करें। अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं मूव होना, तो आप DHA के बाद MOH में उसे कन्वर्ट करा लें और तभी आप इधर आए। अदरवाइज इधर आने का कोई फायदा नहीं है। असिस्टेंट फार्मासिस्ट अगर आना चाहता है तो डायरेक्ट वो शारजा अजमान में ही रूम ले। दुबई आने का फायदा ना के बराबर है, तो क्योंकि आपका पैसा बचेगा और वहाँ पे थोड़ा वैकेंसी ज्यादा है। तो बहुत एक इंटरव्यू के अंदर अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं नए जो फ्रेशर असिस्टेंट फार्मासिस्ट हैं। अभी आप असिस्टेंट फार्मासिस्ट हो तो आपको उसी के बारे में नॉलेज है। बाकी ऑलमोस्ट सभी से सेम क्वेश्चन पूछते हैं जो फ्रेशर होते हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा बता दें कि क्या क्या
स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू से। इंटरव्यू के बारे में काफी कंफ्यूज रहते हैं ना बच्चे, और किस लैंग्वेज का ज्यादा यूज होता है वो भी आप बता रहे हैं। देखो, असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए मैं सबसे पहले लाइफ फार्मेसी में गया था। वहां पे मुझे उन्होंने असिस्टेंट फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए मना कर दिया। उन्होंने फार्मासिस्ट मर्चेंडाइज नाम की पोस्ट थी, मुझे उसके बारे में उस टाइम पे नॉलेज भी नहीं थी। उसके लिए मैंने हाँ बोल दिया था उस टाइम पे तो। बट फिर मैंने सोचा कि उसमें तो फिर लाइसेंस भी शायद एक्टिवेट नहीं होता, तो फिर सोचा कि असिस्टेंट फार्मासिस्ट ही वर्क करूंगा, चाहे कहीं भी कम पैसा मिल जाए। तो उसमें क्या क्वेश्चन था आपका? इंटरव्यू के लिए क्या पूछते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं सबसे पहले? जब आपने उसके बाद भी काफी सारे इंटरव्यू दिए होंगे, 2-3, तो उसमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछे? 4-5 के करीब इंटरव्यू। हाँ, तो आप उसी के हिसाब से एक्सपीरियंस से बता दें। दुबई में अगर असिस्टेंट फार्मासिस्ट है, देखो डिप्लोमा जिन्होंने किया है, सबसे पहले आप अपनी इंग्लिश को अच्छा बना के आओ। इंग्लिश में ही इंटरव्यू होगा, हिंदी में कोई भी इंटरव्यू नहीं लेगा, क्योंकि हमारे नॉर्थ साइड के लोग हैं, उनकी थोड़ी इंग्लिश वीक है। जो केरला के हैं, हाँ केरला के हैं, वो उनको हिंदी नहीं आती है, वो हिंदी नहीं बोलते हैं। बट हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि हमें हिंदी अच्छे से आती है। हमारे लिए शारजा और अजमान में जॉब मिल जाती है इजीली। बाकी इंटरव्यू में ऐसा इंग्लिश पे ज्यादा फोकस तो नहीं करते वो लोग, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और बाकी कर लेते हैं। ओटीसी के बारे में, मेडिसिन के बारे में मुझसे यहाँ पे जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, यहाँ ओटीसी मेडिसिन के बारे में मुझसे ज्यादा पूछा गया, बाकी और जगह पे कम पूछा गया। यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे मुझसे। ओके। और आपका हॉस्पिटल का जो भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपने रिटेल में किया है तो रिटेल वाला ज्यादा मैटर करता है। रिटेल वाला ज्यादा करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और ये तो देखो नॉर्मल क्वेश्चन है। आप किसी भी वैकेंसी के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए जाओ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है, पूछेंगे। बाकी अगर आपने एक्सपीरियंस है, उसके बाद मुझे लाइफ फार्मेसी का बताता हूँ। वहाँ पे मुझसे डिफरेंट क्वेश्चन किए थे, मतलब उलझाने वाले से, कि अगर कोई दोनों में क्वेश्चनों में बहुत कम। ओवर द काउंटर वाले पता क्यों होंगे कि कोई कस्टमर इस बीमारी से आता है तो उसको क्या दवाई दोगे, क्या नहीं दे सकते उसको, इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन जो कि डीएचए के एग्जाम में भी आते हैं, एमओएच के एग्जाम में भी आते हैं। वही क्वेश्चन वो लोग भी करते हैं कि अगर किसी को खांसी की दवाई चाहिए तो अगर उसको नींद नहीं चाहिए, ड्राइवर है, तो किस तरह की दवाई दोगे, या कौन सी एंटी एलर्जिक दोगे, कौन सी नहीं दोगे, ये इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि किसी पेशेंट को कफ है एंड फीवर है एंड नोजिया भी है, तो फिर मुझसे पूछा कि आप उसको कैसे काउंसिल करोगे। तो मेरे दिमाग में ये नहीं आया था कि मुझे पूछना चाहिए था कि कफ है कि वो ड्राइवर वगैरह तो नहीं है। हमारे इस एरिया में ड्राइवर लोग बहुत आते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने सिंपल यहाँ पे जो क्लेरा है, ग्लोन्टेज है, ये है, स्ट्रेजिन वगैरह दे दिया। तो उसी के बगल में लोराटिडिन रखा हुआ था क्लेरा ब्रांड का। तो फिर उन्होंने पूछा, ये आपने पूछा इससे कि ये ड्राइवर है या नहीं है? वो सच में ड्राइवर ही निकला, तो फिर चेंज किया। तो लोराटिडिन जो होता है वो तो नॉन सेडेटिव होता है ना, तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन सेट्राजिन आप ड्राइवर को नहीं दे सकते, उससे नींद आता है, इसलिए सिर्फ आप लोराटिडिन दे सकते हैं। बाकी और कोई अदर एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं जिसमें नींद नहीं है। बाकी आप सेट्राजिन वगैरह, ये क्लोरफेनोमाइन, ये सब नहीं दे सकते, उससे नींद आता है। इंटरव्यू टफ नहीं है। इंटरव्यू आपने 2 साल काम किया है, डिप्लोमा किया है, इजीली हो जाएगा। सिर्फ इंग्लिश पे वर्क करना है। सिर्फ आपको बोलना आना चाहिए, आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसका जवाब दे सके। जवाब नहीं भी दे पा रहे हैं तो आप उसके बारे में बता सकें कि मेरा दिमाग से स्लिप हो रहा है, अभी मुझे एट द पॉइंट मुझे नहीं आ रहा है समझ। लेकिन वो आपको जो मेजरली जो जज करते हैं इंटरव्यू के अंदर, वो क्या कर रहे हैं कि इसको बोलना आता है या नहीं आता, ये संभाल लेगा या नहीं, यही चीजें कॉमनली वो चेक कर रहे हैं। बाकी अगर 2 साल किसी ने, मैं नहीं मानता अगर किसी ने 2 साल काम किया होगा तो उसे कॉमन मेडिसिन के बारे में नहीं पता होगा। हर किसी को पता होता है, फार्मासिस्ट को इजीली पता होता है। बस आपको क्या करना है, ये एडवाइस है आपकी कि कम्युनिकेशन पे वो करना चाहिए उसको, है ना, इंग्लिश कम्युनिकेशन उसको अच्छा करना चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू कोई टेंशन नहीं है ना। जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होगी, इन फ्यूचर में भी आपको उतना ही अच्छा ग्रोथ मिलेगा। इंटरव्यू में नॉलेज के बारे में इतना कुछ नहीं जज करते उस टाइम पे। कम्युनिकेशन पहले है, उसके बाद आपकी टेक्निकल नॉलेज है। ओके, तो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और कभी कुछ रहा हमारे हेल्प के लिए तो आप बताइएगा, जरूर इंशाल्लाह आपकी हेल्प होगी। ठीक।